हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का पार्ट 7 हम करने जा रहे हैं। पिछले जो भी पार्ट्स हमने करे उसमें हमने थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। उसमें हमने पढ़ लिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन। तो ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। साथ ही हमने ये भी समझ लिया कि जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस किस तरह से सेट करते हैं। अगर इनमें से कुछ ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं समझा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके ये इन्फ्रेंशियल स्टेट्स की पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ना इस पीडीएफ में, वो आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स बुक्स में है, लेकिन बाकी सारे जो क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में स्पेशली मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ तो वो आपको बुक्स में नॉर्मली नहीं मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस पीडीएफ में करने की कोशिश कर रहे हैं, और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का क्या यूज़ है और किस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो और ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो है ना वो आपको लगातार मिलते रहें। क्योंकि आगे आने वाला टाइम एग्जाम का टाइम है, तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आप सबकी पूरी हेल्प कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे टी टेस्ट के बारे में। नल हाइपोथेसिस हमने बनाना सीख लिया, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने बनाना सीख लिया। अब उनका यूज़ करना है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होगा और एक्सेप्ट कब होगा। सेम ऐसी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होगा, एक्सेप्ट कब होगा। तो ये सब हम किससे पता लगाएंगे? हमारे सिलेबस में टी टेस्ट है। अब टी टेस्ट के अंदर एक तो 1 सैंपल टेस्ट आता है, एक 2 सैंपल टेस्ट आता है। पेयर टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ देंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 1 सैंपल टेस्ट के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम 2 सैंपल टेस्ट के बारे में। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 सैंपल टेस्ट का क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर टी टेस्ट का मतलब क्या है, टी टेस्ट किस लिए हम यूज़ करते हैं। कह रहे टी टेस्ट इट इज़ यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ 2 ग्रुप्स विच मे बी रिलेटेड इन द सेम पॉपुलेशन। जो अगर हमारे पास एक सेम पॉपुलेशन है, उसके बीच में अगर कोई 2 ग्रुप्स हैं, तो उनके बीच में कंपेयर करने के लिए हम 2 सैंपल टेस्ट लगाते हैं। इट इज़ ऑफन यूज इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इट इज़ कॉल्ड आल्सो टी टेस्ट। इसका जो नाम है, एक और नाम होता है इसका, इसको बोलते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका आ सकता है। द इन्फ्रेंशियल स्टेट्स कैलकुलेट इन द टी टेस्ट इज कॉल्ड द टी रेशो एंड डिनोटेड बाय टी। द लार्जर द टी रेशो द मोर लाइकली वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर टी रेशो यानी टी वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा आएगी तो उससे क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बिकॉज द मोर एविडेंस इन डाटा दैट द 2 ग्रुप्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इट इज़ यूज फॉर द स्मॉल सैंपल। तो हम स्मॉल सैंपल के लिए इसको यूज़ करते हैं यूजुअली। अब बात आती है यहाँ पर कि हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे? फार्मूला लगाने के लिए आपके पास जब हम 1 सैंपल टेस्ट करेंगे, यानी इसमें आपको एक ग्रुप दिया होता है, 2 सैंपल में 2 ग्रुप दिए होते हैं। तो 1 सैंपल टेस्ट में हम फार्मूला, आप बुक्स में देखोगे ना, डिफरेंट बुक्स में देखोगे तो किसी बुक में ये फार्मूला यूज़ कर रखा है, किसी में ये फार्मूला यूज़ कर रखा है। ठीक है, अगर हम एमएल की बात करें तो इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। आरडी में कुछ इस फार्मूले से हैं, कुछ इस फार्मूले से हैं, और सीबीएसई हैंडबुक में तो एग्जाम्पल ज़्यादा दिए ही नहीं है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि भाई हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए, कौन सा फार्मूला आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, दोनों फार्मूले में न्यूमरेटर सेम है, सैंपल मीन माइनस हाइपोथेसाइज मीन। यानी जो मीन हम एज्यूम्ड मीन लेके चलेंगे वो होगा यहाँ पर म्यू नॉट, और सैंपल मीन हो गया यहाँ पर एक्स बार। डिवाइडेड बाय, दोनों में यहाँ पर एस है, लेकिन ये कैपिटल एस है, ये कैपिटल एस है, ये डिनोट कर रहा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को, और ये डिनोट कर रहा है, स्मॉल एस डिनोट कर रहा है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो आपको लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला चूज करो। या अगर उसमें भी कुछ कंफ्यूजन रहता है तो देखो आप सिंपली कि भाई एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करो, और एन की वैल्यू लेस देन 30 है तो फिर ये वाला यूज़ करो। ठीक है, एन की वैल्यू से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा फार्मूला आपको यूज़ करना चाहिए। अब आपने टी टेस्ट का फार्मूला ले लिया, टी टेस्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला जब अप्लाई करोगे तो पता कैसे चलेगा कि जो टी टेस्ट की हेल्प से कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो भी आप टी वैल्यू निकालोगे, टी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, टी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन आपको इसका मॉडुलस चेक करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करनी है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू टी अल्फा की वैल्यू से बड़ी है या टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू से बड़ी है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगी।
तो जो आप टी वैल्यू निकालोगे उस गिवन वैल्यू से आपको कंपेयर करना है, चाहे वो टी अल्फा की हो चाहे टी अल्फा बाई 2 की हो। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है कि भाई किसकी वैल्यू दे रखी है, वो अपने आप क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी होगी। वैसे नॉर्मली टी अल्फा हम यूज़ करते हैं जब हम 1 टेल टेस्ट करते हैं, अपर टेल या लोअर टेल, और टी अल्फा बाई 2 यूज़ करते हैं जब हम 2 टेल टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर टेस्ट के नाम वगैरह आपको नहीं दिए होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको वैल्यूज़ दे रखी होंगी सीधी। टी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे और टी वैल्यू को कंपेयर करेंगे, भाई इससे बड़ी आ रही है वैल्यू या नहीं आ रही है। तो जैसा भी हमने पीछे पढ़ा था कि जो टी वैल्यू आएगी जितनी ज़्यादा होगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो टी वैल्यू को आप देखो, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को देखो, अगर -3 आ रहा है तो भी 3 लेना है, +3 आ रहा है तो भी 3 लेना है। तो ये वाली वैल्यू जो गिवन वैल्यू से बड़ी होगी तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम रिजेक्शन रूल। और अगर ये उल्टा हो गया तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने का मतलब क्या हो गया कि जो एज्यूम्ड वैल्यू है और जो गिवन वैल्यू है वो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों वैल्यू लगभग सेम है। तो इस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हम और ले लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो। ठीक है, ये फार्मूलेज ml में दे रखे हैं तो आई थिंक इसकी आपको अब नीड नहीं है। ये 2 सैम्पल टेस्ट का फार्मूला है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें आपको ये डाटा दिया हुआ है। ये कहता है कि लेट अस कंसीडर द एवरेज रेनफॉल इन अ गिवन एरिया इज 8 इंचेस। एवरेज रेनफॉल जो है वो 8 इंचेस की है। हाउएवर ए लोकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्लेम दैट रेनफॉल वाज अबव एवरेज फ्रॉम 2016 to 2020 and argue that average rainfall during the period was significantly different from overall average rainfall। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई एवरेज रेनफॉल जो है वो अबव एवरेज होगी और जो एवरेज रेनफॉल होती है ना उससे काफ़ी डिफरेंट होगी। द फॉलोइंग इज द एवरेज रेनफॉल फॉर द ऑब्जर्व पीरियड फॉर 2016 to 2020। ये एवरेज रेनफॉल दे रखी है। हमें चेक करना है कि अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्लेम रेनफॉल के बारे में सही है या नहीं है। तो सबसे पहला काम तो आपको यहाँ पर नल हाइपोथेसिस सेट करना है कि नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा। तो उसने यहाँ पर क्या कहा, उसने कहा कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्लेम कर रहा है कि रेनफॉल जो होगी वो अबव एवरेज होगी। तो इसके इस क्लेम को हमें टेस्ट करना है। तो इसको क्लेम को टेस्ट करना है तो ये नल हाइपोथेसिस क्या बना, ये कह रहा है भाई म्यू की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 होगी। ठीक है, ये क्लेम किया जा रहा है। अगर इसका ऑल्टरनेट हुआ तो ऑल्टरनेट में क्या होगा कि म्यू की वैल्यू लेस देन 8 हो जाएगी। म्यू की वैल्यू लेस देन 8 हो जाएगी अगर हम इसको क्लेम करेंगे तो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये क्लेम हमारा सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम टी वैल्यू निकालते हैं। अब टी वैल्यू निकालने के लिए आपको सैंपल मीन चाहिए, लेकिन यहाँ तो सैंपल मीन दिया नहीं है, लेकिन सैंपल तो दिए हैं, तो आप उन सैंपल से सैंपल मीन निकाल लो। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में आपको सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों वैल्यूज़ दे रखी हों, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप सैंपल मीन निकालते हो तो आपके पास आ गया इन सब का सम 8 + 5 + 7 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ आ गया 8 × 5 = 13, 7 = 20, 5 × 25, 25 और 6 = 31। तो ये आ गया आपके पास 6.2। ठीक है, इसकी एवरेज आ गई 6.2। अब निकालो आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या था हमारे पास, सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n - 1। तो xi हमारे पास 8 - 6.2। तो 8 में से अगर आप 6.2 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 1.8। ठीक है, 1.8 का स्क्वायर करेंगे। 5 में से 6.2 माइनस करोगे तो -1.2, इसका स्क्वायर करना है। 7 - 6.2 करेंगे तो 0.8, फिर इसका स्क्वायर, और 5 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1.2, और 6 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -0.2। तो यहाँ पर नीचे डिवाइड में ये रूट पूरे में है, डिवाइडेड बाय आएगा 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर आ जाएगा 3.24, इसका आ जाएगा 1.44, इसका आ जाएगा 0.64, इसका भी 1.44, और लास्ट में आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सॉल्व कर दें तो इसको सॉल्व करके आपके पास ये सारा कैलकुलेट हो गया, 1.7 आ रहा है, और 1.7 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.3।
तो ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये दोनों चीज़ हो सकता है कि आपको हर क्वेश्चन में निकालनी ना पड़े, आपको क्वेश्चन में मिल जाए। तो अब यहाँ पर जो टी टेस्ट का फार्मूला होता है सैंपल मीन माइनस हाइपोथेसाइज मीन डिवाइडेड बाय एस। अब यहाँ पर सैंपल आपके पास 5 है, यानी 30 से कम है, तो आप यहाँ पर n-1 ले लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो जो सैंपल मीन है, सैंपल मीन हमने कितना निकाला है 6.2, वो यहाँ पर पुट करेंगे 6.2, और हाइपोथेसाइज मीन जो है वो है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय एस आपके पास आया 1.3, और नीचे आ जाएगा आपके पास 4-1 यानी 5-1 यानी आ जाएगा 4। तो 6.2 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1.8, और ये 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, और ये ऊपर ही आ जाएगा यहाँ पर, नीचे आ गया आपके पास 1.3। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 18 2 36 अपॉन में 13 माइनस में। तो 36 को अगर आप डिवाइड करोगे 13 से तो ये बनेगा आपके पास 13 2 26 डेसिमल, फिर 100 आएगा, 100 आने का मतलब है 13 7 91, फिर बचेगा आपके पास 90 बनेगा, फिर 13 6 78, ठीक है 2.76, और जो वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 2.776 है बस। तो आपको इतना ही ज़रूरत है कि आप इन दोनों को कंपेयर कर सको कि कौन सी वैल्यू छोटी आ रही है, कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो हमने देखा कि जो हमारी टी वैल्यू है उसका मॉडुलस यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो इससे छोटी आ रही है। अब इससे छोटी आ रही है तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है, अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये जो H0 है डू नॉट रिजेक्ट, जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हुआ। तो नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था कि जो एवरेज रेनफॉल है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 होगी, तो वो सही कह रहा है, यानी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका क्लेम ट्रू है। ठीक है, डिपार्टमेंट इज ट्रू। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर इसने बताया हमें कि एक शू मेकर कंपनी है, वो एक स्पेसिफिक मॉडल शूज़ का बनाती है जिसकी एवरेज लाइफ जो है वो बताती है कि भाई 15 मंथ्स की एवरेज लाइफ है। तो वन ऑफ द एम्प्लॉय इन देयर R&D डिवीजन क्लेम टू हैव डेवलप्ड ए प्रोडक्ट दैट लास्ट लॉन्गर। दिस टेस्ट प्रोड्यूस वाज वन बाय 30 पीपल एंड लास्टेड ऑन एवरेज फॉर 17 मंथ्स। अब R&D डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी है, उसने कहा, उसने क्लेम किया कि भाई वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकता है कि जो उससे ज़्यादा चलेगा। तो उसने 30 लोगों के ऊपर टेस्ट किया और उसकी जो एवरेज लाइफ आई वो 17 मंथ्स आई। द वेरिएबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल शू इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू ग्रुप विच इज 5.5 मंथ्स। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। इज द डिजाइनर क्लेम ऑफ ए बेटर शू सपोर्टेड बाय द फाइंडिंग ऑफ द ट्रायल। अब जो डिजाइनर ने क्लेम किया था कि बेटर शू बनाने का, क्या वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकता है, क्या वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमें चेक करना है। मेक योर डिसीजन यूजिंग टू टेल टेस्ट, टेस्टिंग यूजिंग ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पर इसने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको टू टेल टेस्ट यूज़ करना है। तो टू टेल टेस्ट में क्या होता है, जब आप नल हाइपोथेसिस बनाते हो, जब आप नल हाइपोथेसिस बनाओगे तो उसमें म्यू इक्वल्स टू रखना है, लेस देन ग्रेटर देन का केस नहीं करना, म्यू इक्वल्स टू रखना है। अगर टू टेल टेस्ट उसने दे दिया, स्पेसिफाई कर दिया तो। अब जो क्लेम था कंपनी का वो क्या था भाई, 15 मंथ की जो एवरेज लाइफ है वो होगी। ऑल्टरनेट क्या होगा कि 15 मंथ की लाइफ नहीं है। ठीक है, अगर 15 मंथ की लाइफ नहीं है, मतलब इससे कम या ज़्यादा भी आती है, तो भी कंपनी का जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि भाई बाकी डाटा हमारे पास क्या है। एन की वैल्यू आपको दे रखी है 30 लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया, और उससे जो सैंपल मीन आया वो आया 17, और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 5.5। अब यहाँ पर हम टी वैल्यू निकालते हैं। तो टी वैल्यू आएगी आपके पास सैंपल मीन माइनस वही हाइपोथेसाइज मीन डिवाइडेड बाय एस। नंबर ऑफ सैंपल यहाँ पर 30 है, तो आप रूट एन यहाँ पर रख सकते हो। तो सैंपल मीन है 17 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5.5, और यहाँ पर आ गया आपके पास रूट 30। 17 माइनस 15 आ गया 2, रूट 30 आ गया ऊपर, नीचे आ गया आपके पास 5.5। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, रूट 30 की वैल्यू निकाल के इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू हमारे पास बनी 1.9917। अभी जो टी वैल्यू है, इस टी वैल्यू को आप कंपेयर करो जो गिवन वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर इस डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो उसने दे ही रखा है।
ठीक है, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती है उसकी। तो हमें मॉडुलस ऑफ टी कंपेयर करेंगे, यानी इसका अगर हम मॉडुलस लेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी है, तो इससे छोटी है, तो इसका मतलब होगा कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा, वो एक्सेप्ट हो रहा है। या आप कह सकते हो कि डू नॉट रिजेक्ट। तो डू नॉट रिजेक्ट का मतलब होगा कि जो कंपनी ने जो बताया कि भाई एवरेज लाइफ उसकी यही है, ये रिजेक्ट नहीं होगा, ये सही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो क्लेम कर रहा था वो क्लेम गलत है, डिजाइनर क्लेम इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें कहता है आपको कि भाई 10 कार्टन्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। 10 कार्टन लिए गए, मतलब नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए आपके पास यहाँ पर 10। द मीन नेट वेट ऑफ द कार्टन इज 11.8 kg। मीन नेट वेट मतलब सैंपल मीन आ गया 11.8 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15। डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंटेंटेड वेट ऑफ 12 kg। अभी जो सैंपल मीन आया है ये पूछ रहा है कि जो इंटेंटेड वेट है, मतलब जो पॉपुलेशन का वेट है 12 kg, क्या ये उससे ज़्यादा डिफर कर रहा है, सिग्निफिकेंटली डिफर, मतलब ज़्यादा डिफर कर रहा है। तो ज़्यादा डिफर ये जब करेगा जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि वो रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। तो नल हाइपोथेसिस क्या हुआ कि भाई म्यू आपके पास आ गया 12 kg और ऑल्टरनेट आ गया इज नॉट इक्वल्स टू 12 kg। तो इसे पूछ रहा है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, तो मतलब 12 से कम आ जाए तो भी डिफरेंट हो गया, 12 से ज़्यादा आ जाए तो भी डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ऑल्टरनेट में आपको नॉट इक्वल्स टू लेना है, कम से भी ये रिजेक्ट हो जाएगा और ज़्यादा से भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो टी वैल्यू निकालो। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल 10 है, तो आप फार्मूला जो इसमें यूज़ करोगे उसमें आप यहाँ पर n-1 ले लो। तो सैंपल मीन आपके पास 11.8 और ये दे रखा है आपको 12। उसके बाद s 0.15, यहाँ आ जाएगा 10-1 यानी 3, 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -0.2, इधर से 0.15 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ये बन गया 3 2 जा 6। डेसिमल हटा लो इनके, थोड़ा कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 2 × में 3, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 100 और इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ रह जाएगा आपके पास 10। तो यहाँ से ये कैंसिल, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो आपके पास वैल्यू आ गई -4। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी +4। तो आप देखो भाई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो गिवन वैल्यू है उससे ज़्यादा है, तो 2.262 से ज़्यादा आ रही है। ज़्यादा आने का मतलब है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो हो रहा है रिजेक्ट। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, ये इसके बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे यस, सैंपल मीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 12 kg। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो 4th क्वेश्चन के अंदर कहता है कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25 फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन हैज़ मीन 47.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 8.5। अब यहाँ पर कहता है कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25 फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन हैज़ मीन 47.5। अब यहाँ पर पॉपुलेशन का मीन ये दिया हुआ है, यहाँ पर इसने वर्ड स्पेसिफाई कर दिया कि पॉपुलेशन का मीन है। तो n अगर यहाँ पर 25 है और पॉपुलेशन मीन आपके पास 74.5 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 8.4, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 8.4 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि डज दिस क्लेम इंफॉर्मेशन रिफ्यूज द क्लेम दैट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज 42। तो क्या ये जो हमारे पास दे रखा है, कम वाले ले यार, तो सब अलग अलग करेंगे तो उड़ जाएगी।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहता है कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25, एन आपके पास 25 आ गया, एंड नॉर्मल पॉपुलेशन हैज़ मीन 47.5 और सैंपल मीन आ गया आपके पास 47.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 8.4। Thus this information refutes the claim that mean of the population is 42। अभी कह रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्या इससे आप ये रिफ्यूज़ कर सकते हो कि पॉपुलेशन का मीन 42 है? तो इस डाटा से हम ये क्या रिफ्यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो इसके लिए फिर वही टी वैल्यू निकालो, 47.5 और ये दे दिया आपको 42 डिवाइडेड बाय एस आ गया 8.4 एंड अब सैम्पल मीन यहाँ पर लोगे आप, सॉरी एन की वैल्यू लोगे तो एन की वैल्यू 25 है तो 30 से कम है, 30 से कम है तो हम n-1 ले लेते हैं। बाकी अगर आप n रख के भी निकालोगे तो भी आंसर ठीक ही आएगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा ज़्यादा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 2.5, यह आ जाएगा 8.4 और ये आ जाएगा √24। इन दोनों का डेसिमल हम हटा देते हैं, 25/84 और √24 को अगर हम लिखें तो पेयर बनाएंगे तो आएगा 4 6 24 होता है, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा √6। 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। √6 की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो √6 की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आई है हमारे पास, √6 तो √6 की वैल्यू है 2.449 है, तो आप 2.45 ले सकते हो डिवाइडेड बाय 42। अब यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके 42 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2.45 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 25 से और फिर डिवाइड कर लेते हैं हम इसको 42 से, तो यार हमारे पास 1.458, तो 1.46 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। अब जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 2.46 है, तो यानी जो टी वैल्यू आ रही है, टी वैल्यू इससे कम आ रही है। अब ये कम आ रही है तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट नहीं होगा। अब ये रिजेक्ट नहीं होगा तो नल हाइपोथेसिस हमने बनाया क्या था, इसमें ये पूछ रहा था कि भाई ये पॉपुलेशन मीन इसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो अगर हम इसको लेते हैं यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू 42 और ऑल्टरनेट में लेंगे कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये रिजेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा तो मतलब नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। तो एक्सेप्ट होने का मतलब है कि यस हम क्लेम कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन मीन है वो 42 ही होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। इसके अंदर कहता है कि एक मशीन प्रोड्यूस अ washer of thickness 0.50. To determine whether the machine is in proper working order, a sample of 10 washer is chosen for which the mean thickness is 0.53 millimeter. आपने जो सैंपल है वो चूज़ किया 10 वॉशर्स का और उसका मीन आपने निकाला, उसका मीन आया 0.53, ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.03। अब आपको चेक करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द मशीन इज वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर। अब मशीन जो है प्रॉपर ऑर्डर में वर्क कर रही है नहीं कर रही है। जो मीन थिकनेस थी, जो उसमें मशीन से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी थिकनेस ये है 0.50। तो हमें ये चेक करना है, नल हाइपोथेसिस हमने बना लिया म्यू इज इक्वल्स टू 0.50 और ऑल्टरनेट बनाया कि भाई ये इसके बराबर नहीं आ रहा, जो मीन थिकनेस चाहिए वॉशर की वो 0.50 है। अगर वो नहीं आ रही है तो इसका मतलब हो गया कि मशीन प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, ठीक है, सही तरीके से काम नहीं कर रही है। और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो इसका मतलब मशीन जो है प्रॉपर कंडीशन में काम कर रही है। तो चेक कर लेते हैं, टी वैल्यू निकालेंगे तो 0.53 माइनस कितना चाहिए हमें 0.50 डिवाइडेड बाय एस कितना हो गया आपके पास 0.03 डिवाइडेड बाय 10-1। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 0.03, ये आ जाएगा √9, √9 का मतलब हो गया 3, ये हो गया पूरा इससे कैंसिल, तो वैल्यू आ गई इसकी -3। अब वैल्यू -3 आई है, यहाँ पर वैल्यू क्या है 2.262,
तो इसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आप देखोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो 3 काउंट होगी, तो 3 की जो होता है वो इससे बड़ा होता है 2.262 से। अगर ये बड़ा हो गया तो इसका मतलब हो गया कि नल हाइपोथेसिस हो गया रिजेक्ट। अब नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो ये कह रहा है कि ऑल्टरनेट पे आ गया। ऑल्टरनेट में क्या कह रहा है कि जो वॉशर है उसकी थिकनेस 0.50 नहीं है, यानी मशीन इज नॉट वर्किंग इन प्रॉपर कंडीशन। मशीन इज नॉट वर्किंग इन प्रॉपर कंडीशन। तो इस तरह से आपको जो इन टी टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके से आपको परफॉर्म करने हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर सेट करना नहीं आता तो पिछली वाली वीडियो जरूर देख लो जिसमें सिखाया था मैंने कि कैसे वो सेट करते हैं, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है टी टेस्ट कैसे वैल्यू निकालनी है, कैसे कंपेयर करना है, तो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करी है और आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2 सैंपल टेस्ट के बारे में।